हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इस चैनल पर बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चला साइंस का, जिसमें डेली आप लोग को कभी 60 कभी 40 क्वेश्चन आप लोग को लेके आ रहे थे। आज हम आप लोग के साथ साइंस का 40 एमसीक्यू डिस्कस करें। बहुत ही आज का सेशन लाजवाब होने वाले, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और पहले खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग बताइए कि 40 में आप कितने स्कोर करते हैं। ठीक है, 40 में कितने, 35 के आसपास होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन अब टफ होता चला जा रहा है, इसलिए जितना हो सकेगा 40 के अप्रॉक्स लाए, है ना। तो चलिए, तो आज सेशन को एंजॉय करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एकदम रिलैक्स होकर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कि हर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेगा जो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग को ये स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। ये पीरियोडिक टेबल से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आप लोग को आइडिया होता, हम बताते हैं। पीरियोडिक टेबल नीचे दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप दिख रहा है। ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सिर्फ इतना, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर इसकी बात किया जाए, ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट है। और यहाँ से लेकर 3 से लेकर अगर हम 12 तक बात करूँ, ये सब डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 से लेकर अगर हम 18 तक की अगर बात करते हैं तो ये सब पी ब्लॉक में आता है। और उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ यहाँ पर ये सब आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक होते हैं, तो याद रखिएगा। अब ब्लॉक कैसे हम पता करें कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में, तो उसका भी है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो डी ब्लॉक को बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कोई पूछेगा, जैसे मान लिया दे दिया कोई एलिमेंट दे दिया, जैसे मान लिया सोडियम दे दिया, तो हम कैसे जानेंगे कि इसके ये इस ब्लॉक में आता है। तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, या एटॉमिक नंबर आपको दे देगा कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है, आप इसको ब्लॉक बताए किस ब्लॉक में आएगा। तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन निकालेंगे, तो 2 8 और ये। तो अगर इससे नहीं तो ऐसे निकाला था 1s2 इसका हो गया। अब इसको निकालिए सेकेंड के लिए, तो 2s2 और 2p6 होता है। उसके बाद ये हो जाएगा 3s। तो कहा जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस, देखिए एक सबसेल होता है एस पी डी एफ, इसको सबसेल बोला जाता है। तो एस में कितना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 हो सकता है। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें आपको 8 हो सकते हैं। डी में कितना हो सकता है, पी में यहाँ पर 6 हो जाएगा। डी में कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा। और एफ में कितना होता है, तो 14 होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा एस पी डी एफ, तो इसको सबसेल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने अभी सोडियम को बताया, सोडियम को क्या एटॉमिक नंबर इतना होता है 2 8 1। अब इसको सबसेल फिट किए तो 1s2 हो जाएगा इसके लिए। आज सेकेंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे 2 लेंगे। सबसे पहले एस सबसेल को 2 देंगे, उसके बाद पी आएगा, फिर 2 लिखा आएगा, पी को कितना मिलेगा 6, सेकेंड ऑर्बिट हो गया। थर्ड ऑर्बिट के लिए हम 3 लेंगे। अब थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर 3s। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंट्री करता उससे उसका ब्लॉक पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब सोडियम किस ब्लॉक में आएगा, तो यहाँ पर एस ब्लॉक में आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका, जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टक का नियम किसने प्रतिपादन किया था। अष्टक का नियम जो है किसने प्रतिपादन किया था, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, न्यूलैंड्स इसका राइट आंसर हो जाए। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम क्या होता है कि हर पहला एलिमेंट का 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। ये न्यूलैंड्स का कहना है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि अष्टक के नियम में यानी न्यूलैंड के द्वारा सबसे अंतिम एलिमेंट कौन सा था, सबसे अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। उसको भी याद रखिएगा, थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूलैंड के अष्टक में अंतिम एलिमेंट था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3, कहता है तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डोब्रेनर जो है तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया था। और त्रिक का नियम भी जो है डोब्रेनर ने ही दिया था। त्रिक का जो नियम है यह भी याद रखिएगा। चलिए लीजिए आ ही गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित
त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डो ब्रेनर होता है। अब ये नियम क्या कहता है, त्रिक का नियम क्या कहता है कि अगर कोई तीन एलिमेंट है ए बी सी, अगर हम कोई तीन एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है ना, तो पहला और दूसरा का अगर हम एवरेज निकालते हैं यानी a प्लस सी बाई 2, तो इसका जो परमाणु भार जो आता है वो b के करीब करीब क्या आता है, आसपास आता है। ये इस नियम का कहना है, अंतरिक का नियम का कहना है कि अगर हम पहला और लास्ट को एवरेज निकालते हैं तो सेकेंड वाले के एवरेज के अप्रॉक्स क्या होता है, परमाणु भार बराबर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के अवर्त फलन होते ये नियम दिया था। किसने दिया था? तो याद रखिए मेंडलीफ, याद रखिए मेंडलीफ के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो परमाणु भार, याद रखिएगा परमाणु भार। लेकिन अगर हम मोस्टली की बात करें तो ये तत्व का और कण का अवर्त फलन जो है परमाणु संख्या है, याद रखिए परमाणु संख्या, ते भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है ए, बनता नहीं मेंडलीफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपका। सबसे हल्का तत्व आपसे पूछा कि सबसे हल्का तत्व कौन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा हाइड्रोजन जो सबसे हल्का तत्व है। अगर पूछा कि सबसे हल्का धातु कौन होता है तो लिथियम होता है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर पूछा है कि सबसे हल्का तत्व कौन होता है तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिए, आप लोग लाइक नहीं करते लाइक करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सबसे हल्का धातु आपसे पूछा है, सबसे हल्का धातु कौन है यहाँ पर, तो लिथियम हो जाएगा। लेकिन सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर एक दे रखा है प्लेटिनम दे रखा है, इसका संकेत होता है पीटी होता है। ये सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, यानी सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, धातु होता है। लेकिन आपसे पूछा कि सबसे कठोर पदार्थ सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन होता है, तो वह डायमंड होता है, ते भी याद रखिएगा। तो ये सब जो भी हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट उसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपको दे रखा है स्क्रीन पे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग जो सबसे पहले किसने ज्ञात किया था आपको बताना है। तो याद रखिए रोमर जो है एक साइंटिस्ट जो था, ये कहाँ का था, डेनमार्क का। सबसे पहले इसने बताया प्रकाश का वेग को सबसे पता किसने किया, तो रोमर है, कहाँ के थे, डेनमार्क के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कब किए थे, तो 1676 ईस्वी के आसपास, याद रखिएगा डेट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। कहता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, वैसे ही रहता है या सहसा गिरता जाता है। तो आपको राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वैसे ही रहता है का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़े या घटे उससे क्या होता है, प्रकाश की गति में कोई चेंजिंग नहीं। तो प्रकाश का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। निर्वात में इसका कितना होता है, अगर आपसे पूछा कि निर्वात और वायु किसमें स्पीड ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है निर्वात में होगा, है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा आपको प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए किस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है यानी घटते क्रम में दे रखा है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश की चाल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सॉलिड जो होगा उसमें सबसे कम होगा। तो यहाँ पर देखा तो हीरा, कांच और जल दे रखा है, इसका मतलब ये घटते क्रम में तो जल पहले होगा, तो जिसका अपूर्णांक कम होगा वो पहले होगा। तो जल का अपूर्णांक कितना होता है आपको पता होना चाहिए, तो 1 पॉइंट कितना होता है, 3 होता है। कांच की बात करें तो 1.5 होता है, और डायमंड की बात करें तो 2.42 होता है, ये होता है, ठीक है। तो जिसका अपूर्णांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब देखिए जल, तो जल पहले होगा, तो किस ऑप्शन में जल है, तो बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे जल दे रखा है, जल होगा, उसके बाद कांच होगा, उसके बाद हीरा होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, साथ साथ ये भी याद रखिए कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है किस पदार्थ का अपूर्णांक सबसे ज़्यादा होता है या कितना होता है। जैसे डायमंड का कितना होता है, 2.42, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11, बताइए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की लगभग कितना समय आप लगता है, आपको बताना है,
ठीक है। तो आपको पता है 3,84,000 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है, चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी। तो चंद्रमा से उसका लाइट पृथ्वी तक आने में यानी अर्थ तक आने में उसको कितना समय लगता है? तो याद रखिए राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, 1.3 सेकेंड का समय लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। पानी से लटकाकर यानी पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है। पैर उठा हुआ ऊपर की तरफ दिखाई देता, छोटा दिखाई देता है। तो आप लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसी तरह से अगर हम सिक्का की बात करें, मान लीजिए गिलास में सिक्का यहाँ रखा हुआ है तो भी थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा। तो इसका भी ऊपर दिखाई देगा, भी याद रखिएगा ऊपर दिखाई देगा। तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो याद रखिए ये सब फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका बहुत सा प्यारा सा आंसर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। किसके कारण? यानी हीरा चमकता क्यों है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है। एक कटा हुआ हीरा, ये सिंपल सा ऐसे पूछा कि हीरा क्यों इतना चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें देखिए टोटल इंटरनल मतलब इसमें यह हुआ कि अपवर्तन इसमें नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण लिखा हुआ, इसमें अपवर्तन क्या होता है, नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कमेंट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाने पृष्ठ तनाव के कारण, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्या होता है, लंबाई होता है, याद रखिए लंबाई होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, याद रखिए किसका, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्त। आज जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी इस पर लाइव आएगा, बस 2-3 दिन और रुक जाए, उसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट चलेगा साइंस का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप बताइए 15 क्या कहता है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो आपको बताना है क्यों खड़े, जान सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ए होगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, यानी गुरुत्व नहीं होता है, कोई ग्रेविटी नहीं होता है। इसी की वजह से क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री जो है स्पेस में सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आर्किमिडीज आपसे पूछा जा रहा है कि आर्किमिडीज जो किस देश के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ग्रीस के हैं, ये कहाँ के हैं, ग्रीस देश के हैं, जिसको ग्रीस देश के हैं, यानी इसको यूनान बोला जाता है। ये कहाँ है, तो यूरोप में है, कहाँ है, तो यूरोप में, ये भी याद रखिएगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, प्लवन का नियम यानी तैरने का नियम जो है, जो शिप जो डिजाइन किया गया है उसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का यूज किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने के कारण क्या है। देखिए आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे, आसंजन बल एक होता है ससंजन बल। तो कोई भी चीज़ दूसरे में चिपकेगा कब, जब आसंजन बल का बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पानी की बूंद तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने के कारण क्या होता है कि आसंजन बल जो एडहेसिव फोर्स होता है उसका अभाव होता है, कम होता है। जब आसंजन बल कम होगा तो तैलीय में क्या पानी से एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ससंजन बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ एक दूसरे में तभी चिपकेगा जब आसंजन बल का मान जो होता है ससंजन बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद, यानी एडहेसिव फोर्स जो होता है कोहेसिव फोर्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक दूसरे में क्या होगा, चिपकेगा। अगर कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। वही बात यहाँ पर कह रहा है, तेल का कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसी की वजह से पानी में चिपकता नहीं है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, पृथ्वी का प्लान वेग बताना है। ठीक है, पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, तो इसका आप लोग को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है किसका,
ये पृथ्वी का प्लान वेग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखिए 19 क्वेश्चन बताना है कि 19 क्वेश्चन क्या होगा। कहता है कि पास्कल इकाई, पास्कल जो है इकाई है, तो किसका इकाई, किसका यूनिट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दाब का, यानी प्रेशर का यूनिट होता है, याद रखिएगा प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल को घटाकर प्रेशर को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं। जैसे छुरी को हम लोग तेज़ क्यों करते हैं, छुरी को तेज़ इसलिए करते हैं कि छुरी का जो एरिया उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। जब ये कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों दूसरे का, यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि दलदली क्षेत्र में किसी इंसान को लेटने की सलाह क्यों दिया जाता है, कि लेट जाओ, जहाँ दलदली क्षेत्र क्यों लेटने की सलाह दिया जाता है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि एरिया को क्या करें, बढ़ाएं। एरिया को जब हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए दलदली क्षेत्र में इंसानों को लेटने की सलाह दिया, जिससे एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, आप लोग बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 20। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1 बार। किसके, 1 बार के समतुल्य है। तो 1 बार में कितने पास्कल होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है, या कहीं के लिखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है तुल्यांकी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। अब देखिए तुल्यांकी उपग्रह किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी की ग्रह की तरह क्या तो भी घूमता है। जैसे पृथ्वी कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, उसी तरह से तुल्यांकी उपग्रह भी जो है वे भी वेस्ट से क्या होता है, ईस्ट घूमता है। तो राइट आंसर आपका क्या होता है, यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब। और तुल्यांकी उपग्रह जो होता है इसकी ऊंचाई कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है, याद रखिए 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जो फ्रेंड्स पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन अभी इजी टू मॉडरेट है, मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन आपको और कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का था, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, यानी पृथ्वी से कहाँ लेकर जा रहे हैं, चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो क्या होता, उसका भार बढ़ जाता नहीं, क्योंकि भार कैसे बढ़, क्योंकि जी का मान घटता है। और आपको पता है कि भार इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। जब ये घटेगा तो जाहिर सी बात ये घटेगा, तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये गलत है, उसका भार हाँ ये सही है, क्योंकि जी का मान क्या होता है, चंद्रमा पे क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, इसलिए उसका भार क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए बनेगा। ठीक है, चलिए अब जी का मान कितना होता है चंद्रमा पे, चंद्रमा पे जो जी का मान होता है पृथ्वी के जी का मान का क्या होता है, 6ठा भाग होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि अंडा मृदु जल में डूब जाती है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरते, ऐसा क्यों होता है। देखिए नमक डालने से क्या होता है, पानी की डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब पानी की डेंसिटी बढ़ता है उसके बाद अंदर तैरने, इसका मतलब जो पानी की जो डेंसिटी हो गया नमक डालने के बाद अंडे के डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नमक के घोल का डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है अंडे के घनत्व से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसीलिए अंडा जो क्या होता है सॉल्टी वाटर में क्या होता है, वह तैरने लगता है। तो याद रखिए राइट आंसर आपका सीतापच्छ अंडे को भी पानी में तैरा सकते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी को बढ़ाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का था न्यूटन मीटर मात्रक। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा का। यानी कार्य ऊर्जा क्या होता है, यानी एक तरह का वर्क है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F, उसके बाद क्या होता है एम होता है। ठीक है, यानी डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो एफ का क्या होता है, न्यूटन होता है, डिस्टेंस का न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर यानी 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है। क्या होता है, 1 जूल होता है। इसलिए न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो जूल के बराबर होता है। इसलिए न्यूटन मीटर किसका राइट आंसर होगा, तो डी का हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि जिसका मात्रक न्यूटन होता है।
शक्ति क्या अदिश राशि जिसका मात्रक क्या होता है वाट होता है, और वाट किसके बराबर होता है ये भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड के बराबर क्या होता है, ए वाट होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप 40 में कितने स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है दूध से मक्खन निकालने लेने पर क्या होता है। दूध से अगर आप मक्खन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा डेंसिटी बढ़ जाता है। आप कभी भी क्वेश्चन आता है कि दूध से मक्खन निकालते हैं इसमें कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। याद रखिए अपकेंद्रीय बल के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, दूध से मक्खन को निकालते हैं, भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका एक सही नहीं है। आपसे पूछा इसमें कौन सा एक सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल, ताल नहीं तल होगा, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान का भार समान होता है। ये गलत बात है, पिंड का भार और द्रव्यमान दोनों एक हो ही नहीं सकता। भार क्या होता है mg होता है और द्रव्यमान सिर्फ m ही होता है, तो फिर दोनों इक्वल कैसे हो सकता है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी सभी सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए कमेंट्स में क्या इसका आंसर होगा। कहता है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसको रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, अगर मैं ये अर्थ की बात करूं, ये उसको बोलते हैं विषुवत रेखा जिसका अक्षांश होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा से हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं। जी का मान क्या होता है, नीचे क्या होता है साउथ होता है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है। तो विषुवत रेखा से चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे की तरफ आएँ, साउथ या नॉर्थ की तरफ, तो जी का मान में क्या होता है इंक्रीज, जी क्या होता है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पूछा न्यूनतम, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव नहीं होगा दक्षिणी ध्रुव नहीं होगा, बचा दो ऑप्शन सी और डी। तो सबसे न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे होता है सबसे न्यूनतम। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि उस समय न्यूनतम, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, क्योंकि यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या होता है भार सबसे कम हुआ। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, इसी की वजह से यहाँ पर भार क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाए, नहीं न्यूनतम होगा, ठीक है। और नहीं अगर पृथ्वी का केंद्र नहीं देता तो यहाँ पर विषुवत रेखा होगा, क्या हो जाएगा विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। लेकिन अब जब पृथ्वी का केंद्र दे रखा है तो जी का मान सबसे कम कहाँ हो जाएगा, तो पृथ्वी के सेंटर पर होता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसका फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया, यानी चोटी से उसको एक साथ गिराया जा रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको मानना है कि निर्वात, यहाँ पर समझिए क्या मानिए निर्वात। अगर निर्वात नहीं होगा तो जो भारी होगा वो पहले गिरेगा, जो हल्का होगा बाद में गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वात मानिए, ठीक है। तो आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब निर्वात मान लिया गया तो दोनों को सेम हाइट से गिराया जा रहा है, तो दोनों वस्तु जो है पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगे। तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचेंगे, ठीक है ना, जब निर्वात रहेगा। तो जब निर्वात नहीं दे रखा होगा, ठीक है, जब निर्वात नहीं रहेगा तो जो भारी वस्तु पहले गिरेगा, हल्का वस्तु बाद में गिरेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपको 29 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अभी थोड़ा देर पहले ने बोला कि पोल पे क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पर चोटी दे रखा है, कुतुब मीनार दे रखा है, माउंट एवरेस्ट की चोटी दे रखा, कुतुब मीनार दे रखा, भूमध्य रेखा दे रखा, अंटार्कटिका दे रखा। तो अंटार्कटिका किधर है, साउथ की तरफ है ना, यहाँ पर साउथ की तरफ है। तब जाहिर सी बात है कि नॉर्थ पोल के, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जी का मान क्या होगा सबसे ज़्यादा हुआ, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आपको मैप को भी ज्ञान होना चाहिए कि अंटार्कटिका कहाँ पर पड़ता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध के आसपास में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है द्रव स्वचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य, द्रव स्वचालित जो ब्रेक है वह किसके नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर, पास्कल के नियम पर क्या करता है वह कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 31 कहता है कि पुष्पों का अध्ययन को क्या बोला जाता है। जिसमें पुष्प के बारे में उसका स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको एंथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला, उसको एंथोलॉजी बोला जाता है। एक लिखा होगा एग्रेस्टोलॉजी क्या होता है,
इसमें हम लोग घास को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग? घास की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 क्या कहता है? जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र इसका राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहता है? इकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, भी याद रखिएगा। अच्छा, इकोलॉजी शब्द यानी पारिस्थितिकी शब्द जो है इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखिए अर्नेस्ट हेकल। याद रखिएगा अर्नेस्ट हेकल जो है सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन यानी प्रयोग किया था। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि भारत में पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्र। याद रखिएगा रामदेव मिश्र इसका हो जाएगा, यानी भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्र को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण के बीच, से ये वस्तु है, एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ, दो समांतर दर्पण है उसके बीच ये वस्तु को रखा गया है। ठीक है, तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या याद रखिएगा। जब दर्पण समानांतर होता है इसके बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो इन दोनों के बीच इन्फिनिटिव यानी अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। जैसे सैलून में देखे होंगे आपके सामने भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है, देखते हैं बहुत सारा आपका फेस उसके अंदर दिखेगा, है ना। तो वह समानांतर यानी पैरेलल में रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और यहाँ पर दे रखा, दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखा गया। एक समतल ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, दो समतल दर्पण है 90 डिग्री के कोण पे रखा गया है, तो उनके मध्य एक मोमबत्ती रखी गई है। तो आपको बताना है कि मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब आपको बनेगा। तो फार्मूला होता है 360/थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा के जब क्या रखेंगे? 90 रखेंगे, तो काटिएगा तो कितना आएगा? 4। लेकिन जब भी 4 क्या है ना सम संख्या, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 3 आया, है ना। तो यहाँ पर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। जब वह दो दर्पणों को 90 डिग्री पर रखा जाएगा तो 3 प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्यार से क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहता अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो, बताना है क्या होगा? किरण फैलता है, किरणें एकत्रित होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अभिसारी लेंस की बात का मतलब क्या हो रहा है? उत्तल लेंस की बात हो रहा है। उत्तल लेंस, इसको डिफाइन करना है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। तब तो अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, तो जाहिर सी बात इसमें तो ए, सी और डी दोनों हो सकता है। तो इसको थोड़ा देर के एलिमिनेट कीजिए। किरणें फैलता है, उसके बाद लिखा किरणें एकत्रित होता है, तो ये डिफाइन सही होगा। कैसे? देखिए, उत्तल लेंस से अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये रे अगर इसके जा रही है, ऐसे रे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट से क्या होता है? वो मिलता हुआ एकत्रित हो, मिलता नहीं मतलब वास्तविक में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपका बी। अगर यहाँ पर अपसारी होता तो अपसारी का राइट आंसर यहाँ पर फैल जाता, यानी फैलना होता। ठीक है ना, अपसारी में क्या होता? फैलता। अगर ये अपसारी है यानी अवतल लेंस, लाइट ऐसे आता तो उसके बाद यहाँ से ऐसे जाता है, सीधा चला जाता, एक और जाता है ऐसे आता था, तो ये फैल जाता। तो याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्त, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए बस एक लाइक कीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे क्या करता है। तो याद रखिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस की तरह क्या होता है? पानी में हवा की जो बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे कॉनकेव लेंस करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता, पूर्व में से सभी। क्या इसके आंसर हो गया? आपको बताने हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब शिप जो है नदी से समुद्र में
जब जाता है तो उसका तल क्या होता है, उठ जाता है। क्यों? क्योंकि नदी के कंपेयर में समुद्र का जो पानी होता है वह सॉल्टी होता है, जिससे इसकी डेंसिटी क्या होता है, बड़ा होता है। डेंसिटी क्या होता है इसका, यानी समुद्र के पानी की जो डेंसिटी होता है नदी के पानी की डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए जब समुद्र में शिप जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक इसका अगर उल्टा पूछेगा कि अगर कोई शिप जो है समुद्र से अगर नदी में जाता है तो उसका तल क्या हो जाएगा, थोड़ा धंस जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 हो गया। 39 बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एल्यूमिनियम किस ब्लॉक में आता है, एल्यूमिनियम किस ब्लॉक में आता है ये आपको बता। सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें आप अगर प्रिपरेटिव के लिए अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, इससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 283, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो जाएगा। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पहले इसको देगा, उसके बाद 2p6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है तो पहले किसको देगा, 2 को देगा, क्योंकि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। फिर भी इसमें भी एक बच रहा तो यहाँ पे 3 होगा। और उसके बाद 3 यहाँ एक बचा तो एक किसको मिलेगा, पी को मिलेगा। तो हमने क्या बताया था, ऑर्बिट निकालने का तरीका है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जिस ऑर्बिट में जिस सब सेल में एंट्री करता है वही उसका क्या होता है, ऑर्बिट बताता है। तो पी में एंट्री किया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम जो है वह किस ब्लॉक में आएगा, तो पी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं अगर आपका एटॉमिक नंबर याद है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ दे रहा हूँ, इसको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कि पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में कौन एल्केन ग्रुप में नहीं आते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए डाला हूँ, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि 40 में आप कितने स्कोर कर रहे हैं, 40 में आप कितने स्कोर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा। जो इस चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।